नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबका अभिवादन उन सारे दोस्तों का, श्रोताओं का, साथी कथाकारों का जो यहाँ मौजूद हैं। इस मंच के आयोजकों का शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिनकी वजह से इस मुश्किल वक्त में यहाँ अपनी बातें कहने और आप सबसे मिल पाने का एक दुर्लभ अवसर मिल रहा है। इसके बाद मुझे उनसे और आप सबसे माफ़ी भी मांगनी है, इसलिए कि अनुरोध अपनी कहानी पढ़ने का किया गया था, लेकिन मैं ऐसा न करके एक अन्य लेखक की कहानी पढ़ रहा हूँ। इसकी एक वजह तो ये है कि मेरी अपनी कहानियाँ बहुत लंबी हैं, वो बहुत वक्त ले लेंगी पढ़ने में, और यह भी कि इस समय यानी कोरोना महामारी के इस बेहद मुश्किल और अजीब समय में बहुत सी बातों का एक दबाव मन पर है। तसल्ली या भरोसा देने वाली कोई एक बात या खबर भी बहुत समय से नहीं सुनाई दी। बाहर की दुनिया में चारों तरफ इतना कुछ नष्ट होता, टूटता, बिखरता दिखाई देता है, और जब ऐसा होता है तो ये मुमकिन नहीं होता कि भीतर की दुनिया एकदम अप्रतिहत रहे। वहाँ भी खरोंचें लगती हैं, निशान पड़ते हैं, कुछ टूटता बिखरता है। इन वजहों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अपनी कोई कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो सका, लेकिन मैं दोस्तों की इस महफिल में, जहाँ मेरे कुछ प्रिय कथाकार मौजूद हैं और कुछ ऐसे युवा कथाकार जो हिंदी की कहानी का भविष्य हैं, इस महफिल में हाजिर भी ज़रूर रहना चाहता था। जो कहानी पढ़ना चाहता हूँ उसका शीर्षक है स्विचमैन। ये नई नहीं, बहुत पुरानी कहानी है, आधी सदी से भी ज़्यादा, ठीक ठीक कहूँ तो 68 साल पुरानी। ये 1952 में छपी थी। ये मैक्सिको की कहानी है और इसके लेखक हैं जुआन जोसे एरियोला। वो वहाँ के एक प्रमुख कहानीकार और व्यंग्यकार थे, और बोर्गेस की तरह के निबंध कथाकार भी। 1918 में वे जन्मे थे और 2001 में उनका निधन हुआ। मैक्सिको के बाहर वे लगभग अज्ञात हैं, लेकिन मैक्सिको में बाद की तमाम पीढ़ियों के उन लेखकों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं जो कथा कहने की यथार्थवादी परंपरा से संतुष्ट न थे या उसे अपने लिए नाकाफ़ी पाते थे, और जादुई यथार्थवाद, व्यंग, सांकेतिकता और एलेगरी यानी रूपक के मेल से कथा का एक नया फॉर्म, एक नया कथा ढांचा अपने लिए आविष्कृत करना चाहते थे। एब्सर्ड यानी जीवन में जो बेतुका, बचकाना, अतार्किक है, उसे एक निर्मम, तीखे और बेछूट तरीके से उजागर करने की ओर उनका झुकाव था। अंजलि जी नमस्कार। आधुनिक जीवन की विसंगतियों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अजीबोगरीब उत्पादों से लेकर धार्मिक विश्वासों की एब्सर्डिटी और ईश्वर का मनुष्य जाति से जो असमान यानी अनइक्वल रिश्ता है, सब कुछ की एक निर्मम पड़ताल उनकी रचनाओं में मिलती है। ये कहानी स्विचमैन उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन कहानी के बारे में मैं अभी और नहीं कहूँगा क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में पेश करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले चंद बातें कहने की इच्छा है। उनमें से कुछ बातें शायद निजी जैसी लगेंगी, जिसके लिए माफ़ी। सबसे पहले कुछ कविताएं, कुछ लाइनें याद आ रही हैं।
वीरेन डंगवाल जी की, जो बहुत दिनों के बाद एक भाप इंजन को देखकर लिखी गई थी। बहुत दिनों में दिखे भाई, कहाँ गए थे पेराम्बूर। शनई शनई होती जाती हैं अब जीवन से दूर। आशिक जैसी बिकट उसासें वह सीटी भरपूर। और आलोक धनवा की ये छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है जंक्शन, कौन भूल सकता है। आह जंक्शन, रेलें जहां देर तक रुकती हैं, बाकी सफ़र के लिए पानी लेती हैं। मैं ढूंढता हूं वहां अपने पुराने हमसफ़र। और उन्हीं की एक यह भी जिसका शीर्षक है रेल। हर भले आदमी की एक रेल होती है जो माँ के घर की ओर जाती है, सीटी बजाती हुई, धुआं उड़ाती हुई। ये सब कविताएं बेहद पसंद हैं और उनमें भी ये जो अभी सुनाई अंतिम ख़ास तौर पर इसलिए कि मेरे घर की ओर जाने वाली कोई एक नहीं, तमाम असंख्य गाड़ियां हैं। दरअसल सारी की सारी रेलगाड़ियां, समूची भारतीय रेल मेरे ही घर से गुजरती है। ये एक बहुत अजीब बात कही ना मैंने, लेकिन इसे आसान बनाकर कहता हूँ। एक रेलवे परिवार में पैदा होने और बचपन रेलगाड़ियों में और उनके करीब बिताने के कारण रेलगाड़ियों से आजीवन प्रेम का एक अटूट नाता रहा है। इसीलिए रमेश बख्शी का उपन्यास 18 सूरज के पौधे, जो लगभग पूरा मुंबई की लोकल ट्रेनों में घटित होता है, मेरा प्रिय उपन्यास है। इस उपन्यास पर आधारित अवतार कौल की फिल्म 27 डाउन भी इसी वजह से एक प्रिय फिल्म है। इसीलिए मुकेश वर्मा की एक ट्रेन में घटित होने वाली कहानी खेलणपुर एक बेहद प्रिय कहानी है। इसी वजह से रेणु जी की एक आदिम रात्रि की महक, जो रेलों और रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास घटित होती है, वो भी दिल के बेहद करीब है। इसीलिए गुलजार की फिल्म किताब का गाना, धन्नों की आंखों में रात का सुरमा बेहद पसंद है, जो फिल्म में एक इंजन ड्राइवर अपनी पत्नी के लिए गाता है जो उसके लिए टिफ़िन लेकर आ रही है। यहाँ तक कि एक बेकार सी फिल्म का वो गाना भी जिसके शब्द हैं, गाड़ी बुला रही है। रेलगाड़ियाँ न होती तो हमारे जीवन में कितना कुछ फीका और बेरंग रह गया होता, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। शायद वो गाना संभव न होता जिसके बोल हैं, मेरे सपनों की रानी, और ना एक पुरानी क्लासिक फिल्म का वो अमर संवाद, आपके पांव देखे इन्हें ज़मीन पर ना उतारिएगा, जिसके बाद रोज़ रात को एक रेलगाड़ी पटरियों से उतरकर नायिका के दिल से गुजरती थी। तीसरी कसम के क्लाइमैक्स में प्लेटफॉर्म पर खड़े हीरामन को याद कीजिए। दूर जाती गाड़ी को, हीरामन को दूर ले जा रही गाड़ी को तकते हुए उसकी मायूस आंखें। फिल्म पथेर पांचाली का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें अप्पू और दुर्गा एक मैदान में खेल रहे हैं जहां कांस के बड़े बड़े फूल खिले हैं। संपूर्ण खामोशी में एक भाप इंजन अपनी धीरे धीरे तेज होती आवाज के साथ धुआं उगलता हुआ दृश्य में प्रवेश करता है। उन बच्चों ने जीवन में पहली बार रेल देखी है। उसके पीछे भागते हुए उनके चेहरे पर जो उल्लास है, वो एक मर्मस्पर्शी और अमिट सिनेमा अनुभव बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाता है। और ये तो केवल कुछ ही उदाहरण हैं। हमारे देश में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी बोरीबंदर से ठाणे, और इसके 3 ही महीने के बाद
लंदन में रह रहे मार्क्स ने 22 जुलाई 1853 को न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे गए एक लेख में ये उम्मीद जाहिर की थी कि भारत में रेल व्यवस्था और उसके नतीजे में जो उद्योग पैदा होंगे वो सब मिलकर श्रम के उस आनुवंशिक विभाजन पर घातक प्रहार करेंगे जो जाति प्रथा का आधार है और भारत की प्रगति में, भारत के अपनी डेस्टिनी को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा। शायद एक स्तर पर रेलों ने जाति प्रथा की जकड़न को ढीला किया भी और दूर दराज इलाकों को आपस में जोड़ा, लेकिन दूसरी ओर यह भी एक तथ्य है, एक दुखद सच्चाई, उन्हीं ट्रेनों में खास तौर पर ठसाठस भरकर चलने वाली लोकल गाड़ियों में सीट के लिए मारपीट और हिंसक झगड़ों के समाचार भी आते हैं, यहाँ तक कि लोगों को चलती गाड़ियों से बाहर धकेल दिए जाने के भी। गांधी जी ने 1909 में लिखी हिंद स्वराज में रेलों की आलोचना की थी। उनका तर्क था कि इससे बुराइयों का और महामारियों का प्रसार होगा जो अभी किसी एक जगह, एक इलाके में सीमित रहती हैं, यहाँ तक कि अकाल का भी। इन तर्कों की विवेचना अभी मेरा उद्देश्य नहीं, कहना केवल ये चाहता हूँ कि 5 साल के बाद जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, रेलों की मदद से ही इस देश की आत्मा और यहाँ के अवाम का चेहरा पहचान पाए थे। भारत लौटने के बाद वे 1 साल और कुछ ना करके रेलवे के तीसरे दर्जे में बैठकर पूरे देश की यात्रा करते रहे थे, सहयात्रियों के चेहरे देखते, उनसे बातें करते हुए। रेलगाड़ियों में हम सब ने अपनी जिंदगियों के कुछ न कुछ अद्भुत और रोमांचकारी पल बिताए हैं। डूबते सूरज की रोशनी में खिड़की से गुजरते खेतों और गांवों और तमाम भूदृश्यों को और रात के अंधेरे में बहुत दूर टिमटिमाती रोशनियों को सम्मोहित होकर देखा है। नदियां पार करने के दौरान गाड़ियों और पुलों का एक बेसुध करने वाला सम्मिलित खड़कताल सुना है। एक बड़ी अर्धचंद्राकार गोलाई में जब ट्रेन थरथराते हुए किसी सुरंग में प्रवेश करती है, उन पलों के रोमांच की तुलना और किस चीज़ से की जा सकती है। उनमें यात्रा करते हुए खिड़की से बाहर ताकते या बर्थों पर लेटकर अपने भीतर भी हमने न जाने कितनी यात्राएं की हैं। रेलगाड़ियों में यात्रा करने की स्मृतियां हम सब के भीतर उतनी ही गहन हैं जितनी ज़मीन पर चलने की। मगर अभी हाल में जो रेलगाड़ियां चली हैं, ये कौन सी रेलगाड़ियां हैं? मजदूरों को उनके घरों तक ले जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, जिनमें से अनेक ऐसी खबरें आई हैं कि कहां से कहां पहुंच गईं। जिसे झारखंड जाना था वो उड़ीसा पहुंच गई और बिहार वाली बंगाल। कई कई दिनों तक चलती इन ट्रेनों में लोग मरते रहे हैं, खासी बड़ी संख्या में। मैं इन ट्रेनों को नहीं जानता या पहचानता। ये तो असलियत नहीं, किसी फंतासी का, अति यथार्थवाद का हिस्सा जान पड़ता है। लेकिन लगता है कि जो कभी अति यथार्थवाद या सररियलिज्म के दायरे में आता था, वो हमारे समय का यथार्थवाद है। नेरुदा की कुछ छोटी छोटी प्रश्नवाचक कविताएं हैं, जिनमें से एक है, बारिश में गतिहीन खड़ी रेलगाड़ी से ज्यादा उदास कोई और चीज दुनिया में है क्या? मुझे लगता है कि अब यह कहा जा सकता है, हाँ है। एक रेलगाड़ी जो कई दिनों के सफ़र के बाद रास्ता भटक कर भूखे प्यासे, परेशान और बीमार और दिग्भ्रमित मुसाफिरों समेत गंतव्य से हज़ारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे प्रदेश में एक अनजान स्टेशन पर चुपचाप खड़ी हो, उससे भी ज़्यादा उदास है। मुझे बहुत साल पहले पढ़ी यह कहानी याद आई।
ये भी एक रेल कहानी है जो 2-3 स्तरों पर चलती है। रेलगाड़ी यहाँ भौतिक रेलगाड़ी भी है और ज़िंदगी की गाड़ी भी। कहानी में टा, फा और एक्स अलग अलग शहरों के नाम हैं, इसी तरह वो कहानी में हैं। इसका हिंदी अनुवाद स्वर्गीय ललित कार्तिकेय ने किया था। ये बातें कहने के बाद अब मैं इस कहानी को पढ़ने की शुरुआत करना चाहता हूँ। स्विचमैन जुआन जोसे एरियोला, अनुवाद ललित कार्तिकेय। अजनबी हाँफता हुआ सुनसान स्टेशन पर आया। उसके बड़े से सूटकेस ने उसे सच में थका दिया था। उसका सूटकेस उठाने के लिए वहां कोई नहीं था। उसने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और आंखों पर हाथ की छाया करते हुए पटरियों को देखा। वे कुछ दूर जाकर ओझल हो गई थीं। हताशा और सोच में डूबे हुए उसने अपनी घड़ी देखी। ठीक वही समय था जिस पर गाड़ी को स्टेशन से रवाना हो जाना चाहिए था। कोई जाने कहां से आया और उसने अजनबी पर हौले से थपकी दी। मुड़कर देखने पर उसने पाया कि सामने एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कुछ रेलवे कर्मचारी सा लगता था। वो अपने हाथों में एक लाल लालटेन उठाया था, पर लालटेन इतनी छोटी थी कि खिलौना लगती थी। उसने मुस्कुराते हुए अजनबी को देखा। अजनबी ने बेचैनी से उससे पूछा, माफ़ करना, पर क्या ट्रेन जा चुकी है? लगता है इस मुल्क में तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मुझे फ़ौरन जाना है। मुझे कल तक हर हाल में टा में होना चाहिए। साफ है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। फ़िलहाल तो तुम्हें फ़ौरन एक काम करना चाहिए, जाकर सराय में रहने की जगह ढूंढनी चाहिए। उसने एक विचित्र सी राख जैसी मटमैली इमारत की ओर इशारा किया जो दिखने में जेल ज़्यादा लगती थी। पर मुझे रहने की जगह नहीं चाहिए, मैं ट्रेन से रवाना होना चाहता हूँ। फ़ौरन जाकर एक कमरा किराए पर ले लो, बशर्ते मिल जाए। अगर न मिले तो महीने भर के लिए ले लो, सस्ता पड़ेगा और तुम्हारी खातिरदारी भी अच्छी होगी। तुम पागल हो क्या? मुझे कल टा तक पहुंचना है। साफ कहूं तो मुझे तुम्हें तुम्हारी किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ बातें बताए देता हूं, प्लीज़। ये मुल्क अपनी रेलों के लिए मशहूर है, जैसा कि तुम जानते हो। अभी तक उन्हें व्यवस्थित ढंग से चला पाना नामुमकिन काम रहा है, पर अब टाइम टेबल छापने और टिकटें बांटने के मामले में काफ़ी प्रगति हुई है। रेल रोड गाइडों में मुल्क के तमाम शहर शामिल हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हैं। दूर से दूर के और छोटे से छोटे गांव के लिए टिकटें बांटी जाती हैं। अब बस ज़रूरत इतनी भर रह गई है कि गाइडों में जो कुछ बताया जाता है, गाड़ियां उसका पालन करें और वाकई स्टेशनों से गुजरें। इस मुल्क के बाशिंदों को यकीन है कि ऐसा होगा। तब तक वे सेवाओं में होने वाली अनियमितता को स्वीकार कर रहे हैं और उनकी राष्ट्रभक्ति उन्हें नाराज़गी प्रकट करने से रोकती है। पर क्या कोई ट्रेन है जो इस शहर से गुजरती है? हाँ कहना तो ठीक नहीं होगा, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। रेल लाइन है, हालांकि खराब हालत में। कुछ शहरों में तो चाक से ज़मीन पर 2 लाइनें भर खींच दी गई हैं। मौजूदा हालात में किसी भी ट्रेन का यहाँ से होकर गुजरना ज़रूरी नहीं है, पर उन्हें गुजरने से भी कोई नहीं रोकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ट्रेनों को गुजरते देखा है और कुछ ऐसे यात्रियों को भी जानता हूँ जो उनमें चढ़ पाए। अगर तुम सही वक्त तक इंतज़ार करते रहे तो तुम्हें एक अच्छे आरामदेह डिब्बे में चढ़ाने का सौभाग्य शायद मुझे ही मिले। क्या वो ट्रेन मुझे टा तक ले जाएगी? तुम टा तक जाने की जिद ही क्यों पकड़े हुए हो? तुम्हें यहाँ से आगे जाने भर से संतोष कर लेना चाहिए। एक बार ट्रेन पर सवार हो जाने पर तुम्हारी ज़िंदगी कोई तो दिशा पकड़ेगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम टा जा रहे हो या कहीं और?
पर मेरे पास जो टिकट है वो टा जाने के लिए है और कायदे से उसे मुझे वहां तक ले जाना चाहिए, क्या नहीं? ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि तुम्हारी बात सही है। वहां सराय में जाकर तुम लोगों से बात कर सकते हो। तब तुम्हें पता चलेगा कि लोगों ने एहतियात बरती है और ढेरों जगहों के टिकट ले रखे हैं। आमतौर पर दूरदर्शी लोग मुल्क के तमाम स्टेशनों की टिकटें ले लेते हैं। कुछ लोगों ने तो टिकटें खरीदने में खजाने खर्च कर दिए। मैंने तो सोचा था कि टा तक जाने के लिए बस एक टिकट ही काफ़ी होगा। देखो, राष्ट्रीय रेलवे का अगला विस्तार एक ही आदमी के पैसे से होने जा रहा है। उसने एक से दूसरी जगह जाने और आने के लिए पटरियों पर बहुत बड़ी पूंजी खर्च की है। इसमें लंबी सुरंगें और पुल भी शामिल हैं। इन योजनाओं को अभी इंजीनियरों की स्वीकृति मिलनी बाकी है। पर टा जाने वाली ट्रेन अब चलती है या नहीं? सिर्फ वही नहीं, दरअसल मुल्क में ढेरों ट्रेनें हैं जिनका यात्री उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वे इस बात का ध्यान रखें कि ये कोई निश्चित या औपचारिक सेवा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेन पर सवार होते वक्त कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि वो उसे वहीं ले जाएगी जहां वो जाना चाहता है। ऐसा क्यों है? नागरिकों की सेवा करने की व्याकुलता में रेलवे प्रबंधन को मजबूरन दुस्साहसी कदम उठाने पड़ते हैं। उन्हें ऐसी जगहों से ट्रेनें गुजारनी पड़ती हैं जहां से गुजरना मुमकिन ही नहीं। अभियान पर निकली इन ट्रेनों को कभी कभी एक सफ़र में कई बरस लग जाते हैं और मुसाफिरों की ज़िंदगियों में इस बीच बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। ऐसे मामलों में मौत हो जाना कोई ख़ास बात नहीं होती, पर प्रबंधन हर चीज़ का पहले से अंदाज़ा लगाकर इन ट्रेनों में एक डब्बा चर्च का और दूसरा कब्रिस्तान का जोड़ देता है। कंडक्टर मुसाफिरों के अच्छी तरह लेप लगे शवों को उनकी टिकटों पर लिखे प्लेटफॉर्मों पर उतारने में बहुत फख्र महसूस करते हैं। कभी कभार जहां एक पटरी गायब होती है, इन ट्रेनों को मजबूरन सड़कों पर भी चलना होता है। जब ट्रेन के पहिए पटरी की टाइलों से टकराते हैं तो डिब्बे विलाप करते से खड़खड़ाते हैं। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को उस तरफ बिठाया जाता है जिधर पटरी मौजूद होती है। ये प्रबंधन की एक और दूरदर्शिता है। पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां दोनों ओर ही पटरियां नहीं हैं। वहां सभी मुसाफिरों को तब तक बराबर की तकलीफ उठानी पड़ती है जब तक ट्रेन पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। हे भगवान, सुनो तो, फा नाम का गांव ऐसी ही एक ट्रेन दुर्घटना की वजह से बसा। ट्रेन एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जहां से आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता था। ट्रेन रेत से चिकनाए और चमके पहिए एक्सलों तक घिस चुके थे। मुसाफिरों ने इतना लंबा वक्त साथ साथ गुजारा कि छोटी मोटी औपचारिक बातचीत घनिष्ठ दोस्तियों में बदल गई। उनमें से कुछ दोस्तियां इतनी रोमानी थीं कि फा बस गया। ट्रेन के जंग लगे अवशेषों से खेलते शरारती बच्चों से भरा एक प्रगतिशील कस्बा। भगवान के लिए मैं उनमें से नहीं जो ऐसे एडवेंचर से गुजरना चाहते हैं। तुम्हें हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, तब तुम शायद एक हीरो ही बन जाओ। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे मौके ही नहीं होते जिनमें मुसाफिर अपनी हिम्मत और बलिदान का सामर्थ्य न दिखा सकें। एक बार 200 गुमनाम मुसाफिरों ने हमारे रेल के इतिहास के सबसे ज़्यादा गौरवशाली पन्ने लिखे थे। ये एक ट्रायल यात्रा के दौरान हुआ। इंजीनियर को वक्त रहते पता चल गया कि पटरियां बिछाने वाले ने एक भारी भूल कर दी थी। एक खाई थी जिस पर पुल बनना था और वो पुल बनाया नहीं गया था। तब इंजीनियर ने वापस लौटने के बजाय मुसाफिरों को जोश दिलाने वाली बातें कहीं और इस तरह आगे बढ़ने में उनसे ज़रूरी सहयोग लिया। उसके हिम्मती नेतृत्व में ट्रेन के टुकड़े कर उन्हें मुसाफिरों की पीठ पर खाई के दूसरी ओर ले जाया गया। लेकिन यहाँ एक और अप्रत्याशित बात सामने आई। खाई के तल में एक तूफानी नदी भी थी। इस कार्रवाई के नतीजों से प्रबंधन इतना खुश हुआ कि उसने वहाँ पुल बनाने की योजना ही छोड़ दी। इसके बजाय उसने अतिरिक्त जोखिम उठाने वाले मुसाफिरों के लिए किराए में आकर्षक छूट दे दी।
पर मुझे तो हर हाल में कल तक टा पहुंचना है। ठीक है, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम अपनी योजना बदल नहीं रहे हो। साफ है कि तुम पक्के इरादे वाले आदमी हो। फिलहाल सराय में टिको और फिर यहाँ से गुजरने वाली पहली ट्रेन पकड़ लो। कम से कम कोशिश तो करो ही। हालांकि हज़ारों लोग तुम्हारे आड़े आएंगे। जब ट्रेन रुकती है तो बहुत लंबे इंतज़ार से परेशान मुसाफिर शोर मचाते ट्रेन की ओर लपकते हैं और स्टेशन पर हल्ला बोल देते हैं। अक्सर शिष्टता और समझदारी की अविश्वसनीय कमी के चलते दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रेन पर व्यवस्थित तरीके से चढ़ने के बजाय वे बस एक दूसरे को कुचलने लगते हैं, और कुछ नहीं तो वो एक दूसरे को ट्रेन पर सवार होने से रोकते हैं और ट्रेन उनके झुंडों को स्टेशन पर छोड़ आगे बढ़ जाती है। थके और गुस्साए मुसाफिर एक दूसरे को उसकी बुरी परवरिश के लिए कोसते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे को मारते, पीटते और अपमानित करते रहते हैं। क्या पुलिस दखल नहीं देती? उन्होंने हर स्टेशन के लिए पुलिस बल बनाने की कोशिश की थी, पर ट्रेनों के आने का कोई तय वक्त न होने के कारण वो सेवा बेकार और बेहद खर्चीली साबित हुई। इसके अलावा पुलिस बल के सदस्यों ने जल्दी ही अपना भ्रष्ट चरित्र उजागर कर दिया। वो सिर्फ उन अमीर मुसाफिरों को ही ट्रेन पर चढ़ने देते थे जो अपना सब कुछ उन्हें दे देते थे। उसके बाद एक खास तरह के स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें भावी मुसाफिरों को ट्रेन में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शिष्टाचार के सबक और समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें ट्रेन पर चढ़ने का सही तरीका सिखाया जाता है, भले ही वो बहुत तेज़ रफ्तार से क्यों ना चल रही हो। उन्हें एक तरह का हथियार भी दिया जाता है ताकि दूसरे मुसाफिर उनकी पसलियां ना तोड़ पाएं। पर एक बार ट्रेन पर चढ़ने के बाद तो आदमी की मुसीबतें खत्म हो जाती होंगी। तुलनात्मक रूप से कहें तो हाँ, पर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम हर स्टेशन को बहुत गौर से देखो। तुम्हें लगेगा कि तुम टा पहुंच गए हो, पर उतरने के बाद ये तुम्हारा वहम साबित होगा। ट्रेन के ठसाठस भरे डिब्बों में कुछ अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंधन को मजबूरन कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़े हैं। कुछ स्टेशन बस दिखावे के स्टेशन हैं। वो ऐन किसी जंगल के बीच बनाए गए हैं और उन पर किसी महत्वपूर्ण शहर का नाम लिख दिया गया है। पर तुम्हें इस छल को पकड़ने के लिए बस थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। वे स्टेशन स्टेज के लिए बनाए गए सेटों की तरह हैं और उन पर खड़े लोगों में बुरादा भरा हुआ होता है। इन पुतलों पर मौसम की मार के निशान साफ दिख जाते हैं, पर कभी कभी वे बिल्कुल असल लगते हैं। उनके चेहरों पर अनंत थकान के निशान होते हैं। सौभाग्यवश टा यहाँ से बहुत दूर नहीं है। फिलहाल हमारे यहाँ बिना रुके आगे बढ़ने वाली कोई ट्रेन नहीं है। इसके बावजूद हो सकता है कि कल तुम टा पहुँच जाओ, जैसा कि तुम चाहते हो। हालांकि रेलवे का प्रबंधन बहुत कुशल नहीं है, फिर भी उसने एक्सप्रेस ट्रेन की संभावना को ख़त्म नहीं किया है। तुम्हें मालूम ही है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खबर ही नहीं कि क्या चल रहा है। वो टा की टिकट ले लेते हैं, कोई ट्रेन आती है और वे इसमें चढ़ लेते हैं, और अगले ही दिन उन्हें कंडक्टर की घोषणा सुनाई पड़ती है, हम टा पहुंच चुके हैं। बिना जांचे मुसाफिर उतरता है और सच में पाता है कि वो टा आ गया है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो, इसके लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, पर यह कह पाना मुश्किल है कि उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं। अपने मन में पक्के से मानकर ट्रेन में बैठो कि तुम टा पहुँच ही जाओगे। किसी मुसाफिर से बात मत करो, वे अपने ट्रेन के सफ़र के किस्सों से तुम्हें हताश कर सकते हैं, बल्कि तुम्हारी भर्त्सना भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? मौजूदा हालात की वजह से ट्रेन में ढेरों जासूस होते हैं। ये ज़्यादातर स्वयंसेवक होते हैं और कंपनी के रचनात्मक रुख को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित होते हैं। कभी कभी आदमी को खबर ही नहीं होती कि वो क्या कह रहा है। वो बात करने के लिए बात करता रहता है, पर वे कुछ ही लफ्ज़ों से पूरा मतलब भांप लेते हैं। भले ही वे लफ्ज़ कितने ही सहज क्यों ना हों, वे आपकी बेहद मासूम बात तक को तोड़ मरोड़ कर आपको अपराधी ठहरा सकते हैं। अगर तुमने ज़रा सी भी नासमझी की तो तुम्हें चुपचाप पकड़ लिया जाएगा
और अगर उन्होंने तुम्हें किसी नकली स्टेशन पर जंगल में खो जाने के लिए नहीं उतारा तो फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल बनाए गए डिब्बे में गुजरेगी। सो सफ़र करते वक्त भरोसा रखो, कम से कम खाना खाओ, और जब तक प्लेटफॉर्म पर टा का कोई परिचित चेहरा ना दिख जाए ट्रेन से मत उतरो। पर मैं तो टा में किसी को नहीं जानता। तब दुगनी एहतियात से काम लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रास्ते में बहुत सारे लालच आएंगे। अगर तुमने खिड़की से बाहर देखा तो तुम किसी छलावे में फंस सकते हो। ट्रेन की खिड़कियों में इस तरह के यंत्र लगाए गए हैं जो मुसाफिरों में तमाम तरह के वहम पैदा करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमज़ोर लोग ही उन छलावों में फंसते हैं। इंजन से नियंत्रित किए जाने वाले कुछ उपकरण शोर और हिलने डुलने का एहसास पैदा करते हैं और आपको लगता है कि ट्रेन चल रही है, पर ट्रेन हफ्तों तक एक ही स्टेशन पर खड़ी रहती है, जबकि खिड़कियों के शीशों से देखते मुसाफिरों को आकर्षक भूदृश्य जाते हुए दिखते रहते हैं। इस सब का क्या तुक है? प्रबंधन एक अच्छे मकसद से ऐसा करती है। वो मुसाफिरों की बेचैनी और जहां तक मुमकिन है गति में होने के संवेद को कम करना चाहती है। उम्मीद यह है कि एक दिन मुसाफिर अपने आप को अपने भाग्य पर छोड़ देंगे, खुद को सर्वशक्तिमान प्रबंधन के हवाले कर देंगे और इस बात की चिंता करना छोड़ देंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं या कि कहाँ से आ रहे हैं। और तुमने क्या इन ट्रेनों में काफ़ी सफ़र किया है? श्रीमान, मैं तो एक मामूली सा स्विचमैन भर हूँ। सच कहूँ तो एक रिटायर्ड स्विचमैन, और मैं यहाँ कभी कभार अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए आ जाता हूँ। मैंने न तो कभी सफ़र किया है और न ऐसा करने की मेरी कोई इच्छा है, पर मुसाफिर मुझे किस्से सुनाते रहते हैं। मुझे मालूम है कि ट्रेनों ने फ़ा के अलावा भी ढेरों शहर बसाए हैं। फ़ा के बसने के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। कभी कभार ट्रेन चलाने वाले दल को रहस्यमय आदेश मिलते हैं। वे मुसाफिरों को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। बहाना अक्सर किसी जगह की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने का होता है। उन्हें कंदराओं, प्रपातों या मशहूर खंडहरों के बारे में बताया जाता है। फलां फलां कंदरा का मज़ा 15 मिनट में उठा लीजिए, दोस्ताना लहजे में कंडक्टर कहता है, और फिर मुसाफिरों के कुछ दूर चले जाने के बाद ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ लेती है। मुसाफिरों का क्या होता है? वे परेशान से कुछ देर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, पर आखिर में वे आपस में मिलकर एक बस्ती बसा लेते हैं। इस तरह के स्टॉप अक्सर उन जगहों पर होते हैं जहां से सभ्यता बहुत दूर होती है, पर जहां समुचित संसाधन और पर्याप्त प्राकृतिक संपदा होती है। वहां चुनिंदा नौजवानों और खासकर अच्छी तादाद में महिलाओं को छोड़ आया जाता है। क्या तुम किसी अनजान और आकर्षक जगह किसी युवती की संगत में अपना वक्त नहीं गुजारना चाहोगे? उस छोटे कद के बूढ़े ने अपनी आंख दबाई और दयालुता से मुस्कुराता दुष्टता के साथ मुसाफिर की ओर देखता रहा। उसी पल एक हल्की सी सीटी सुनाई दी। बेतरह घबराकर स्विचमैन उछला और उसने अपनी लालटेन से वाहियात और बेतरतीब इशारे देने शुरू कर दिए। क्या ट्रेन आ रही है? बूढ़ा अंधाधुंध पटरी के साथ दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो मुड़ा और चिल्लाकर बोला, तुम खुशकिस्मत हो, कल तुम अपने उस मशहूर स्टेशन पर पहुंच जाओगे। तुमने उसका क्या नाम बताया था? एक्स, मुसाफिर ने जवाब दिया। ठीक उसी पल वो छोटे कद वाला बूढ़ा साफ सफाक सुबह में ओझल हो गया, लेकिन उसकी लालटेन का धब्बा दौड़ता रहा और ट्रेन तक पहुंचने के लिए पटरियों के बीच अंधाधुंध उछलता रहा। दूर शोर करती हुई ट्रेन करीब आ रही थी। बस यही थी कहानी। आधी सदी से भी ज़्यादा पुरानी होते हुए भी ये मुझे प्रासंगिक लगी, इसलिए सुनाने का मन हुआ। आपको कैसी लगी
ये जानने की उत्सुकता रहेगी। आप सबने धैर्य से और रुचि से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। अब कल अनुकृति उपाध्याय से उनकी कहानी सुनने के लिए आप सबसे इसी समय यहीं भेंट होगी। अभी के लिए शुक्रिया और विदा।